नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम देश प्रदेश से जुड़े गंभीर मुद्दों पर करते हैं मेहमानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस में चर्चा का विषय है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वह कश्मीर के उस हिस्से की वापसी है जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब यह हो जाएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। भारतीय विदेश मंत्री ब्रिटेन दौरे पर हैं, जहां कश्मीर समस्या जैसे मुद्दों पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलने का इंतजार है। कश्मीर की सारी समस्या हल हो जाएगी। उनके इस बयान पर तालियां बज उठी, लेकिन एस जयशंकर के इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी निंदा की। पाकिस्तान को मिर्ची लगनी थी और लगी, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान वास्तविकता पर आधारित बयान है। आज इसी वास्तविकता को धरातल पर लाने के क्या क्या उपाय होने चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। लंदन के चैथम हाउस में कश्मीर के मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कश्मीर में हमने इसके अधिकांश मुद्दों को हल करने में अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 को हटाना एक कदम था, फिर कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था, चुनाव कराना जिसमें बहुत अधिक मतदान हुआ तीसरा कदम था। मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वह कश्मीर के उस हिस्से की वापसी है जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में। जब यह हो जाएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, यानी कि पीओके की वापसी। तो कुल मिलाकर के अब आइए सुनते हैं कि यहां पर डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, उन्हीं के शब्दों में। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने एस जयशंकर के इस बयान पर विरोध किया है। उन्होंने इसे आधारहीन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर को लेकर आधारहीन दावे करने के बजाय भारत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को छोड़ दे जिस पर वह 77 सालों से कब्जा करके बैठा है। तो क्या शफकत अली खान की ये जो बातें हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है वो आधारहीन बातें ये कर रहे हैं? क्योंकि सभी जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया था। तो आज आखिर इन बयानों के क्या है मायने, और साथ ही साथ पीओके को वापस लेने के लिए कौन सी कवायद करनी चाहिए, या क्या सरकार इसके लिए तत्पर है, कवायद कर रही है, शुरू कर चुकी है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रफुल्ल बख्शी जी, विदेशी मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी। जब आप जुड़ते हैं तो वास्तव में हमारे प्रोग्राम को चार चांद लग जाते हैं।
एक बार फिर आभार मैं जताता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े इस मसले पर चर्चा के लिए। सवाल यहां पर यह है कि एस जयशंकर ने जो बातें कही वो वास्तव में होना चाहिए, और होने के लिए जो अपनी सरकार है इसे कवायद करनी चाहिए। जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के सदन में कहा है कि उन्हें कौन रोक रहा है कि आप पीओके को भारत में ना मिलाएं। क्या लगता है आपको कि जो पहले तो हम अपने विपक्षी दलों की अगर जो बात कर लें तो ये लोग साथ आ गए हैं, जैसा कि पहली बहकी बहकी बातें करते थे, अब इनको समझ में आ गया है कि सरकार के साथ इस मसले पे रहना चाहिए? थैंक यू वेरी मच अपने चैनल में बुलाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कश्मीर का मुद्दा जो है ये बहुत देर से चल रहा था, और इसको पूरा करने के लिए घुमा फिरा के इन्होंने हमारे पिछली सरकारों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 370 को किसी तरीके से उसका समावेश किया, उसको अंदर डाला। टेम्परेरी था मामला, और वो टेम्परेरी 370 को हटाने का जो कार्यक्रम इस गवर्नमेंट ने किया वो बहुत ही सराहनीय है। और जैसा कि आपने शंकर साहब से सुन लिया किस तरीके से सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ रही है, और एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं। ये सारा का सारा इसलिए होगा कि 370 हटा है। पर अगर सारा कश्मीर का मामला सॉल्व करना है तो जो पाकिस्तान ने हमसे छीना हुआ भाग है उसको हमको वापस लेना है। और हम माइंड यू उसमें पीओके आता है, जिनके खुंजा स्कार्दू आता है, और शख्सगाम वैली आती है जो चाइना को पाकिस्तान ने दी है। वो सब के सब भारत वापस लेगा। भारत यही थोड़ी कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तान से छीन के वापस लेगा, वो सब कहा कैसे लेगा, वो सारी की सारी चीजें एकदम से बताई नहीं जाती। तो आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि ये जो जयशंकर साहब ने कहा ये 100% खरी बात है। जिसको कहते हैं सबसे खरा सोना जो है वो आपके सामने रखा पेश किया गया है। अब धीरे धीरे हम क्या स्टेप लेंगे पीओके को वापस लेने के लिए, वो डिप्लोमेटिक एंगल से भी होगा, वो मिलिट्री एंगल से भी होगा, वो इंटरनल अफेयर्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से भी होगा। देखिए कितने स्लीपर सेल्स जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा लगाए गए हैं, जिनको कि कश्मीर में सपोर्ट मिल रहा है, उनको भी निकालना पड़ेगा, जैसे कि खास में से बीट निकालते हैं। तो वो सारा का सारा मामला होगा, और इसके बाद आप अपने आप देखेंगे कि मामला और सॉल्व होगा। पर जो मिलिट्री एक्शन होगा वो कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, वो पर अब गवर्नमेंट पे छोड़ना पड़ेगा। मिलिट्री एक्शन में क्या लिमिटेड एक्शन हो या पहले टेररिस्ट का एरिया को ऑक्यूपाई करें, फिर मिलिट्री एक्शन करें, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मेन ऑक्यूपेशन स्टार्ट करें, ये सारा का सारा जो तय होगा वो भारतीय गवर्नमेंट अपने आप अपने प्लानिंग के द्वारा करेगी, जो उस समय लागू होगा। अभी कब होता है इसकी हमें इंतजार करना है। जी, ये कब होता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत प्रफुल्ल बख्शी जी से हो चुकी है। सवाल आपसे ये है मनीष जी कि जो राजनीतिक दल हैं पीओके के मामले पर, क्या सभी राजनीतिक दल सरकार का साथ देंगे, या फिर बहकी बहकी बातें होंगी, जैसे धारा 370 हट रहा था तब ये हो रहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा हो नहीं सकता, हम फिर आएंगे तो 370 लगाएंगे, इस तरह की बातें। जी, क्या लगता है? देवेंद्र जी, ऐसा लगता है कि सरकार जो चीज करना चाहती है, सरकार उसको पब्लिक डिस्कोर्स के लिए ओपन कर देती है कि लोगों पे इस पे डिस्कशन हो, जैसे आज आपके चैनल पे हो रहा है। विदेश मंत्री जी ने जो बयान दिया है पीओके के लिए, वो सरकार की मंशा जाहिर करता है। सरकार विदेश नीति को, रक्षा नीति को पब्लिक डिस्कोर्स में साझा नहीं करती,
लेकिन सरकार ने अपनी मंशा जो है जनता के बीच में लाके क्लियर कर दी है। अब विपक्ष के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या विपक्ष इसके सपोर्ट में जाएगा या इसके विरोध में जाएगा। लेकिन मुझे लगता है भारत में विपक्ष के पास इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है। भारत में विपक्ष को इसका समर्थन करना ही पड़ेगा, चाहे परोक्ष रूप से करना पड़े चाहे खोल के करना पड़े। अगर वो इसके विरोध में जाएंगे तो भारत की जनता जो है इसे अलग नजरिए से देखेगी। इसीलिए भाजपा ने स्ट्रेटेजिकली इसको पब्लिक डिस्कोर्स में छोड़ दिया है कि लोगों की डिबेट्स का, चैनल की डिबेट्स का, अखबारों के लेख का ये पार्ट बने और जनता में एक परसेप्शन बिल्ड हो कि आज भारत इतना सक्षम हो गया है कि भारत अपनी खोई हुई भूमि को भी वापस करने के लिए लोगों को बाध्य कर सकता है। दूसरे जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस बदल रहे हैं, पुतिन के समझौता करने से यूक्रेन वॉर एंड होने की कगार पे है, ट्रंप का दबाव बनाने के लिए कि जिन्होंने जहां कब्जा कर रखा है, जो अवैध रूप से काम कर रहे हैं, उनको वो जमीन वापस करनी चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत की अमेरिका से नजदीकियां हैं, एक दूसरे की नीतियों का समर्थन करते हैं, तो एक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माहौल बनाने की कोशिश है कि आतंकवाद जो भारत में है उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण पाकिस्तान, पीओके या नेबरिंग नेशंस हैं। जब तक वो समस्या हल नहीं होगी तब तक हमारे पास ये घटनाएं जो है कम हो सकती है लेकिन खत्म नहीं होगी। जैसे आप देखिए विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और साथ में गृह मंत्री भी अपने बयान में कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा था कि नक्सलवाद का जो मुद्दा है वो अब सिमट के 2-3-4 गांव तक आ गया है और 4-6 महीने में हम उसे भी खत्म करने में सक्षम होंगे। तो भारत की जो रक्षा नीति है वो विदेश नीति के साथ एक संग चल रही है और ये कोशिश करी जा रही है कि भारत कैसे अपनी खोई हुई चीजों को, प्रतिभा को और देश और दुनिया में सम्मान को वापस ले। लेकिन मुझे लगता है ये एक अच्छा तरीका है कि इसको पब्लिक के डिबेट में डालने से एक सेंटिमेंट डेवलप होता है, लोगों में एक विचारधारा आती है और ये खुल के पता चलता है कि कौन किस चीज का कहां तक सपोर्ट करेगा। क्योंकि कश्मीर का जिस किसी ने धारा 370 का सपोर्ट करा था, आज उनके पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है। आज आप देखिए कोई उसका जिक्र भी नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया, अब वो भारत की मुख्य धारा में है। और कश्मीर की जनता ने अभी इलेक्शन में जितना बढ़ चढ़ के पार्ट लिया, जितना ज्यादा वहां वोटिंग हुई और एक चुनी हुई सरकार वहां है, वो किसी की भी है लेकिन भारत की एक पार्टी की चुनी हुई सरकार है और उस पार्टी ने भी सत्ता में आने के बाद से केंद्र सरकार के संग कभी विरोध नहीं करा है, हाथ में हाथ मिला के चलने की कोशिश करी है। क्योंकि कश्मीर के जनमानस को यह समझ में आ गया कि उनका भविष्य कहाँ है, कहाँ उनके हित सुरक्षित है, कहाँ उनका जीवन सुरक्षित है। तो मुझे लगता है विदेश मंत्री जी ने अपने बयान से एक डिबेट का विषय बताया है और कभी ना कभी जल्दी ही एक ऐसा समय आएगा जब भारत इन चीजों को क्रियान्वित करेगा और देश में इसको जोड़ने की कोशिश करेगा। जी मनीष जी, जैसा कि बयान तो उन्होंने दे दिया ब्रिटेन में, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान में भी हुई और वहां के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं शफकत अली जी, इन्होंने कहा कि 77 सालों से जिस कश्मीर पर आपने कब्जा किया है उसे वापस करना होगा। तो सवाल यह है कि करना किसे होगा वापस? पीओके तो पाकिस्तान को वापस करना होगा या हमें पीओके को वापस करना होगा? देखिए, पाकिस्तान की राजनीति देवेंद्र जी ना दुनिया में सिर्फ कश्मीर की वजह से ही है। पाकिस्तान जब कश्मीर पे कोई स्टेटमेंट देता है तभी देश दुनिया का मीडिया उसे उठाता है। तो पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता कि पीओके और कश्मीर की स्थिति जो है सामान्य हो, क्योंकि फिर पाकिस्तान का दुनिया में कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान आज जिस आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है, जो दुनिया में समाज में उसकी आज स्थिति है, उससे ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा दिन तक इन चीजों को सस्टेन नहीं कर पाएगा। अमेरिका ने बाहरी देशों को जो एड दी जाती थी, जब उसने यूक्रेन की एड बंद कर दी और एड बंद करते ही 3 दिन के समझौते के लिए तैयार है, तो जैसे ही विदेशी ताकतें पाकिस्तान की एड बंद करेंगी, पाकिस्तान को मजबूर होकर भारत की विचारधारा से अलाइन करना होगा अगर सर्वाइव करना है। तो आज की जो वैश्विक राजनीति है उसका परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। परिप्रेक्ष्य ये होता था लड़के जीतेंगे, आज परिप्रेक्ष्य होता है कि उनको इस तरीके से आर्थिक दृष्टि से मजबूर कर देंगे कि वो अपने आप ही उन बातों को मानना शुरू कर दे जिसका वो विरोध कर रहे हैं। यूक्रेन की जिस दिन से एड बंद हुई है, यूक्रेन
के सुर बदल गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने गलती मान ली है कि मैं अमेरिका गया था, ये गलती हुई है। ऐसे ही जैसे ही पाकिस्तान की एड्स पे भारत ब्लॉक लगाने में सक्षम हो जाएगा, जो कि काफी हद तक हो गया है, वहां पे बहुत महंगाई है, तो वहां की जनता उस सरकार के प्रति अपना आक्रोश दिखाएगी और वहां की सरकारें मजबूर होंगी। तो आज की जियोपॉलिटिकल जो नीति है वो सारी आर्थिक नीति पे सक्षम हो गई है। अमेरिका आज टैरिफ वॉर क्यों ला रहा है, चाइना परेशान क्यों है कि प्रोडक्ट तो बहुत बना है लेकिन बिकेंगे कहाँ, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत से व्यापार करे बिना रह सकते, क्योंकि हमारे पास जो बायर्स का सेगमेंट है वो दुनिया में सबसे विशाल है। इसलिए देश कभी कदार कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन फिर जब वो व्यापारिक नीति पे आते हैं, अर्थनीति पे आते हैं, तो उन्हें भारत की बातों का समर्थन करना पड़ता है, भारत की इच्छाओं को समझना पड़ता है। और भारत ने अपनी इच्छाएं बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि भारत के हित में जो कुछ होगा उसके लिए कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाएगा। जी, एक बात और सामने आती है, पीओके की बात करते हैं लेकिन कश्मीर के कुछ हिस्सों पर चीन का भी कब्जा है। तो क्या एक नियत प्रक्रिया के तहत अगर जो हम पीओके को अपने में मिला लेते हैं, अपने साथ ले लेते हैं, तो क्या चाइना की तरफ भी नजर उठा करके देखा जाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दिवेश जी, चाइना की तरफ भी देखा जाएगा और देखा जा रहा है, लेकिन चाइना ने उन जगहों पे व्यवस्था जो सारी है वो पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों को अपने साथ मिला के ही करी है। तो जब भारत पीओके पे आ जाएगा और वहां पे भारत शासन करने लगेगा तो भारत इन गतिविधियों को कंट्रोल करने में आसान हो जाएगा। जैसे चाइना ने श्रीलंका को भी सपोर्ट करने की कोशिश करी, नेपाल को भी सपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन लॉन्गर टर्म्स में उनकी वो नीतियां सक्सेसफुल नहीं हुई। आज बांग्लादेश भी भारत की तरफ इच्छा भरी निगाहें देख रहा है कि भारत की तरफ से कोई समझौता हो जाए, क्योंकि अंततः जो देश है ना वो आर्थिक नीति पे ही निर्भर करता है। लड़ाई किसी चीज का हल नहीं है। अगर भारत इन चीजों को जानता है तो आज भारत के निकटवर्ती देशों को भी यह समझ में आ रहा है कि जब पूरी दुनिया भारत पे आर्थिक दृष्टि से निर्भर है तो हम लोग भारत का विरोध करके बहुत ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी नीतियों को भारत से अलाइन करना होगा। और भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा ये कहा है कि हम विस्तारवादी नीतियों का समर्थन नहीं करते, लेकिन अपने देश पे अगर कोई गलत निगाह उठाएगा तो हम उसका जवाब देने के लिए पूर्णतः सक्षम है और उसका जवाब दे रहे हैं। भारत चीन की तरह विस्तारवादी नीति का समर्थन नहीं करता, लेकिन जो भारत की खोई हुई चीजें है उसे पाने की करता है, करता रहेगा। और मुझे लग रहा है कि भारत की विदेश नीति दुनिया में इन चीजों को समझाने में बहुत अच्छे ढंग से सक्षम हुई है। जब भारत ने 370 हटाया कश्मीर में तो गल्फ नेशंस ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। आज भारत की जितनी गल्फ कंट्री से नजदीकियां उतनी नजदीकियां पाकिस्तान की नहीं है यूएई जैसे देशों पे, क्योंकि यूएई जैसे देश अपनी जनता का भविष्य सोच रहे। उन्हें मालूम है कि अगर हम भारत से प्रतिस्पर्धा करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर हम भारत से लड़ाई करेंगे तो हमारी जनता का सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो जब आप अपनी देश की जनता के हितों के बारे में सोचते हैं तो फिर आपको अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा, आप अपनी विस्तारवादी नीतियों को रोकना पड़ेगा और आसपास के देशों का सम्मान करके उनसे एक सम्मानजनक तालमेल बना के चलना पड़ेगा। आज भारत की श्रीलंका से फिर से वैसे ही बातचीत होती है, बीच में थोड़ा सा समय आया था। उन नीतियों में बदलाव क्यों आया? क्योंकि उन देशों को यह मालूम है कि हम शॉर्ट टर्म उससे में जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे पास इसका सर्वाइवल नहीं है। आज आप देखिए दुनिया में जितने भी युद्ध चल रहे थे वो अब समाप्ति की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन देशों की जनता को यह रियलाइज हो चुका है कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति अपने इस कार्यकाल में पीओके पे कोई बड़ा डिसीजन लेके जनता की सहमति बना के कश्मीर में अमन चैन कायम करने की पूर्णता कोशिश करेगी और पूर्ण रूप से कश्मीर में अमन चैन कायम होगा। जी मनीष जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आपने एक बात कही कि सबको साथ लेकर के, सभी पड़ोसियों को साथ लेकर के इस पर सरकार आगे बढ़ेगी, लेकिन देखा यह जाता है कि जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, अगर बांग्लादेश से रिश्ते सामान्य हुए, अफगानिस्तान से रिश्ते सामान्य हुए, तो एक चीज ये आती है कि जब कोई पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात आती है तो ये जो
जो मुस्लिम कंट्री हैं, जो अगल बगल जो जैसे बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इस तरह से अगर कह सकते हैं हम इसको, तो ये लोग इसमें आ जाते हैं कि पाकिस्तान के पक्ष में बयान देना शुरू कर देते हैं। तो ये बात, ये नीति समझ में नहीं आती, आखिर ये क्या है? क्या ये मुस्लिम एकीकरण है या क्या है? ये कौन सी नीति है? कभी भारत के पक्ष में, भारत के साथ सारे समझौते उनके साथ दिखते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन होता है तो इनकी सुर बदल जाते हैं। देखिए, पहले ऐसा ज्यादा होता था, अब ऐसा कम होता है। पहले आपने देखा होगा यूएई भी खुला समर्थन करता था पाकिस्तान का। भारत धीरे धीरे अपनी विदेश नीति से आसपास के देशों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी जनता का हित किसमें है। जब माननीय मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने आसपास के सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शपथ ग्रहण में बुलाया था। उन्होंने अपनी तरफ से उनसे हाथ मिलाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जब उनकी नीतियों में बदलाव आया, उन्होंने भारत के प्रति अपना रवैया नहीं बदला, तो फिर भारत ने अपनी नीति बदलते हुए उन्हें आर्थिक रूप से जवाब देना शुरू करा। और आज ऐसी स्थिति है कि कोई भी देश कभी कभी विरोध करता है, लेकिन पूर्णतः खुल के भारत के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा। हम तो इन छोटे देशों की बात कर रहे हैं, दुनिया की जो सुपर पावर है वो भी भारत का खुल के विरोध नहीं कर पा रही, इक्का दुक्का बयान दे के विरोध करती है, क्योंकि भारत ने मेक इन इंडिया से अपने आप को व्यापार में इतना सक्षम बना लिया है कि आज भारत लोगों से सामान ले नहीं रहा है। भारत दुनिया को बहुत सी ऐसी चीजें दे रहा है। आज आप भारत की आर्थिक नीति के रूप में देखिए तो भारत के पास अपने तेल के स्रोत नहीं है। भारत तेल बाहर से लेके आता है, लेकिन आज भारत तेल का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है अपनी नीति के कारण। रशिया का तेल लेके भारत यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसके भी एक्सपोर्टर बन गए। ये हमारी विदेश नीति, ये आर्थिक नीति या प्रधानमंत्री जी के कुशल शासन के नतीजे है। तो देश और दुनिया जब हमारे ऊपर निर्भर होगी तो देश और दुनिया हमारी बातों को समझेगी, और भारत आज अपनी बातों को दुनिया के सारे मंच पे अच्छे ढंग से रखने में सक्षम है। भारत के लोग उसे समझाने में सक्षम है, और भारत की नीतियों का परोक्ष या खुले रूप से लोग समर्थन करने लगे हैं। इक्का दुक्का लोग, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश है, ये समय समय पे समस्याएं आती रहेंगी। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता अमन चैन हो जाए, लेकिन आज ये देश एक आध बयान तो दे सकते हैं। भारत का खुल के विरोध करने में सक्षम नहीं है, चाहे सैन्य शक्ति में, चाहे आर्थिक शक्ति में, चाहे सामाजिक शक्ति में। भारत ने जो दुनिया में स्टेटस आज अपना जो स्टेटस बनाया है, आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थनीति है दुनिया की, और 27 तक भारत 3री सबसे बड़ी अर्थनीति होगा। तो जब देश और दुनिया को हम इस तरीके से जोड़ रहे हैं तो विरोध हमारा होगा। आप देखिए, हमारे देश में ही हमारी नीतियों का विरोध होता है, विपक्ष बहुत सी नीतियों का विरोध करता है, लेकिन जब जनता के पास सरकार मैंडेट लेने जाती है तो जनता बार बार अपने मैंडेट से ये प्रूव करती है कि वो किसकी नीतियों के साथ है और किसकी नीतियों के साथ नहीं है। तो जैसे देश में जनता का मैंडेट उनकी नीतियों का अप्रूवल है, ऐसी भारत का दुनिया में जो एक्सेप्टेंस है वो भारत की नीतियों का अप्रूवल है। जैसे देश की जनता ने भारत की नीतियों को समझा है, ऐसी आज दुनिया भी भारत की नीति समझ रही है और भारत के साथ हर तरीके से जुड़ने का प्रयास कर रही है। जी मनीष जी, जैसा कि बात पाकिस्तान और चीन की करें, अगर जो पीओके के लिए कोई कदम अगर उठाता है भारत, तो पाकिस्तान तो एक बयान पर चिल्लाने लगा, तो जरूर कुछ न कुछ ऐसी हरकतें पाकिस्तान की तरफ से होंगी और ये अच्छा चीन को नहीं लगेगा। तो दोनों देशों को कंट्रोल में करने के बाद ही हम कोई कदम उठा सकते हैं पीओके के खिलाफ। क्या लगता है आपको? देवेंद्र जी, आपका इंटरप्रिटेशन सही है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत इतना समझदार देश है कि भारत बिना सारी चीजों को कंट्रोल करे कभी भी कोई ऐसा एक्शन नहीं उठाएगा जो बाद में उसको उसके सर्कमस्टेंसेस को फेस करने में उसे मुश्किल हो। भारत जब कभी ऐसा स्टेप उठाएगा तो पूरी दुनिया में, मुझे मालूम है, भारत एक कंसेंसस बना के उठाएगा और कहीं इसका कोई विरोध नहीं होगा। जैसे आपने देखा 370 और 35A का कहीं विरोध नहीं हुआ, बिल्कुल पीसफुली वो हो गया। तो भारत जब कभी इस स्टेप को करेगा पूरी दुनिया भारत के समर्थक में होगी, भारत की नीतियों के समर्थन में होगी, और भारत इसको बहुत सॉफ्ट टेक ओवर के रूप में लेके आएगा।
पाकिस्तान कभी भी विरोध करने की स्थिति में नहीं होगा, वरना भारत जब तक इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं कर लेगा कभी ऐसे स्टेप नहीं उठाएगा। आप देखिए मोदी जी की सरकार को 10 साल पूर्ण हो गए, तीसरे कार्यकाल में, लेकिन अभी भी वो इसको डिस्कशन के फेज पे लाए हैं। ये जोश में लिए गए डिसीजन नहीं होते हैं, ये होश में लिए गए डिसीजन होते हैं। और भारत जब कभी अपने आप को इस लायक समझेगा कि वो इस डिसीजन को लेगा, तो देश और दुनिया सब भारत के साथ खड़े होंगे, भारत के निर्णय का समर्थन करने के लिए। यही आपकी विदेश नीति होती है, यही आपकी कूटनीति होती है। अगर आप यूक्रेन की तरह इंपल्सिव डिसीजन लेंगे तो आज आप देखिए 3 साल से उसका खामियाजा यूक्रेन की देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, और आज वो कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में है तो कोई उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भारत की विदेश नीति इसमें बिल्कुल सक्षम है। जब कभी भारत ऐसा स्टेप उठाएगा पीओके के लिए, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होगी और इसमें किसी भी देश के विरोध करने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होगी। जी, अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि पीओके की वापसी ही कश्मीर समस्या का समाधान है, ऐसा एस जयशंकर ने ब्रिटेन में बता दिया है। लेकिन इस पर पाकिस्तान को मिर्ची लगनी थी, लगी, लेकिन उस तरफ ध्यान न देते हुए लगता है कि सरकार इस ओर आगे कदम बढ़ा चुकी है। अब देखना होगा कि पीओके भारत का हिस्सा कब तक बन जाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।